हेलो स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज सेमेस्टर 3 ऑनर्स पेपर 6 की क्लास में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि सुल्तान इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण वह अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सका था। अतः लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने ऐबक के पुत्र आराम शाह, आमतौर पर अधिकांश इतिहासकार आराम शाह को उसका पुत्र नहीं मानते, पर उसे लाहौर की गद्दी पर बैठाया। आराम शाह अयोग्य और दुर्बल शासक था, जिसके कारण दिल्ली के तुर्क सरदारों और नागरिकों ने उसे अपना सुल्तान मानने से इनकार कर दिया तथा उन्होंने ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को, जो उस समय बदायूं का सूबेदार था, उसे दिल्ली आमंत्रित किया और उसे सिंहासन पर बैठाया। आराम शाह ने इल्तुतमिश को रोकने की कोशिश की, जिसके कारण दिल्ली के निकट दोनों के बीच संघर्ष भी हुआ, पर उसमें आराम शाह की पराजय हुई और उसे बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार ऐबक वंश का अंत हो गया और इल्तुतमिश के सुल्तान बनते ही इलवारी वंश का शासन आरंभ हुआ। सुल्तान का पद प्राप्त करने के बाद इल्तुतमिश को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर श्रीवास्तव के अनुसार जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तो दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व लगभग न के बराबर था। वह बिना किसी बाधा के सुल्तान तो बन गया था, पर उसकी स्थिति अत्यंत खराब थी। उसके 3 प्रमुख प्रतिद्वंदी गजनी में याल्दीज, सिंध में कुवाचा और बंगाल में अलीमर्दान थे। राजपूत शासक दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर देना चाहते थे। सीमा पर मंगोल आक्रमण का खतरा था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के सरदार, जो कुतुबी कहलाते थे, तथा मुइजी यानी मोहम्मद गोरी के समय के सरदार अत्यंत ताकतवर और प्रभावशाली थे। उन्होंने इल्तुतमिश को अपना सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। इन सारी समस्याओं का समाधान किए बिना इल्तुतमिश अपने पद को सुरक्षित नहीं रख सकता था। उसे एक असुरक्षित और असंगठित राज्य उत्तराधिकार में मिला था। ऐबक को अपने 4 साल के शासनकाल में प्रशासन की ओर ध्यान देने का बिल्कुल अवसर नहीं मिला। उसका अधिकांश समय नव स्थापित तुर्की राज्य को सुरक्षित करने में बीता और अधिकतर समय उसने युद्धों में ही बिताया। अतः उसकी मृत्यु के पश्चात तुर्की साम्राज्य विभाजन की कगार पर पहुंच गया। इसे संगठित करना और एक केंद्रीय सत्ता के अधीन लाना एक दुष्कर कार्य था, पर इल्तुतमिश ने अपने परिश्रम के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर इसे पूरा किया, जिसके कारण कई विद्वान इल्तुतमिश को भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। सुल्तान बनने के साथ ही इल्तुतमिश ने अपने प्रतिद्वंदियों और विरोधियों के प्रति कठोरता की नीति अपनाई। उसने सर्वप्रथम कुतुबी और मुइजी सरदारों के विद्रोहों का दमन किया। कई सरदारों को मौत के घाट उतार दिया गया तथा कई सरदारों ने भयभीत होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसने इन सारे विद्रोही सरदारों को राजधानी से दूर नियुक्त किया तथा इन पर विश्वास न करते हुए सल्तनत की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपने गुलाम 40 सरदारों का एक गुट या संगठन बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चिहालगानी अथवा चारगान के नाम से जाना जाता है। 1215 से 1217 ईस्वी के बीच इल्तुतमिश को अपने 2 प्रमुख प्रतिद्वंदियों याल्दीज और कुवाचा से संघर्ष करना पड़ा। 1215 ईस्वी में ताजुद्दीन याल्दीज ख्वारिज्म शाह से पराजित होकर भारत की ओर बढ़ा तथा नसीरुद्दीन कुवाचा को हराकर लाहौर पर अधिकार कर लिया। याल्दीज को रोकने के लिए
इल्तुतमिश आगे बढ़ा तथा तराइन के मैदान में उसने याल्दीज को पराजित कर दिया। उसे बंदी बनाकर बदायूं भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। नसीरुद्दीन कुवाचा ने इल्तुतमिश की व्यस्तता का लाभ उठाकर लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने लाहौर पर आक्रमण किया तथा कुवाचा को बुरी तरह से हराया। कुवाचा ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली, पर उस समय मंगोलों का खतरा बढ़ने के कारण इल्तुतमिश कुछ समय तक कुवाचा की ओर ध्यान नहीं दे सका। इसी दौरान कुवाचा ने अपनी ताकत बढ़ा ली तथा 1227 ईस्वी में उसने पुनः लाहौर पर हमला कर दिया। इल्तुतमिश ने उस पर आक्रमण किया तथा उसे पराजित कर दिया। प्राण बचाकर भागते हुए कुवाचा सिंधु नदी में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इल्तुतमिश अपने दोनों प्रबल प्रतिद्वंदियों से मुक्त हो गया। उसने मुगल आक्रमण के खतरे से दिल्ली की रक्षा की। 13वीं शताब्दी में चंगेज खां ने मध्य एशिया के कई राज्यों को नष्ट कर दिया। उसने ख्वारिज्म साम्राज्य पर भी अधिकार कर लिया। चंगेज खां से भयभीत होकर ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी वहां से भागकर पंजाब की ओर आ गया। चंगेज खां भी उसका पीछा करता हुआ लगभग 2021 में सिंध तक आ गया। इल्तुतमिश ने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए मंगबरनी की कोई सहायता नहीं की। कुछ समय तक इधर उधर भटकने के बाद 1228 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरनी वापस चला गया और उसके साथ ही भारत पर मंगोल आक्रमण का भय भी खत्म हो गया। बंगाल के खिलजी सरदारों का दमन करने के लिए इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया। ऐबक की मृत्यु के पश्चात वहां के खिलजी सरदार अली मर्दान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। बाद में हिसामुद्दीन इवाज ने अली मर्दान की हत्या करके स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इल्तुतमिश ने उसके खिलाफ अभियान शुरू किया, पर हिसामुद्दीन ने बिना युद्ध के ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। पर इल्तुतमिश के दिल्ली लौटते ही उसने पुनः विद्रोह कर दिया। इस बार इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने 1226 ईस्वी में उसे पराजित किया तथा राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया। 2 वर्ष के पश्चात नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई तथा बंगाल पर मलिक मख्तिमारुद्दीन बल्का खिलजी ने अधिकार कर लिया। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस विद्रोह को दबाया। बल्का खिलजी स्वयं मारा गया और बंगाल पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। अपने प्रमुख प्रतिद्वंदियों से छुटकारा पाने के बाद इल्तुतमिश ने राजपूतों पर ध्यान दिया। 1226 ईस्वी में उसने रणथंभौर पर तथा 1227 ईस्वी में शिवालिक क्षेत्र में स्थित परमार राजपूतों की राजधानी मंदसौर पर अधिकार कर लिया। 1228-29 ईस्वी में उसने जालौन, बयाना, यंगीर, अजमेर तथा जोधपुर के सांभर और नागौर जिले पर अधिकार कर लिया। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले पर घेरा डालकर वहां के शासक मंगल देव को पराजित किया। 1233 ईस्वी में उसने चंदेलों के विरुद्ध तथा 1234-35 ईस्वी में उज्जैन और भीलसा के विरुद्ध अभियान चलाया, जो सफल रहा। उसने उज्जैन और भीलसा को लूटा तथा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को नष्ट कर दिया। उस समय दोआब की स्थिति भी काफ़ी असंतोषजनक थी। सल्तनत में अव्यवस्था का लाभ उठाकर कई राज्य स्वतंत्र हो चुके थे। इल्तुतमिश ने बदायूं, कन्नौज, बनारस, कटेहर, बहराइच और अवध पर पुनः अधिकार किया। उसने चंदावर और तिरहुत के विरुद्ध भी अभियान चलाया। 18 फरवरी 1229 ईस्वी को बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश के सम्मान में खिलत भेजकर उसकी सत्ता को राजनीतिक और धार्मिक मान्यता प्रदान कर दी। खिलत और प्रमाण पत्र पाने के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया।
उसने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की तथा खलीफा के नाम अपने सिक्कों पर अंकित कराया। इल्तुतमिश ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की सुरक्षा की व्यवस्था की तथा उस क्षेत्र में खोखरों के विद्रोहों का दमन किया। इसी अभियान के दौरान बयाना पर आक्रमण के लिए जाते समय वह बीमार पड़ गया तथा अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इल्तुतमिश का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकांश इतिहासकार उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास उसी के शासनकाल से शुरू होता है। यह सत्य है कि मोहम्मद गोरी ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी विजय उपलब्धियों से इसे सुरक्षित किया, पर ऐबक अपने अधिकार क्षेत्रों में न तो किसी प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित कर सका और न ही उन क्षेत्रों को संगठित कर सका। जब इल्तुतमिश सुल्तान बना उस समय तुर्क राज्य 4 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था। इल्तुतमिश ने उन्हें एक शक्तिशाली केंद्र के अधीन लाकर संगठित किया। उसने सारी समस्याओं का सामना सूझबूझ और साहस के साथ किया तथा उनका समाधान कर सल्तनत को प्रभावशाली बनाया। इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने प्रशासन व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। उसने जीते गए प्रदेशों पर कुशल नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपने साम्राज्य को कई इक्ताओं में विभाजित किया। इक्ता व्यवस्था का प्रचलन करके उसने सरकारी नियंत्रण को प्रभावी बनाया। इक्ताओं का प्रबंध तुर्की सरदारों को सौंपा गया जो अपने क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे। वे आवश्यकतानुसार सुल्तान को सैनिक सहायता प्रदान करते थे। इस व्यवस्था के द्वारा भू राजस्व प्राप्त करने के अलावा दूर दराज के क्षेत्रों को केंद्र के साथ जोड़ा गया। प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उसने अपने विश्वास पात्र 40 तुर्क गुलामों के एक दल का गठन किया जिसे तुर्क-ए-चहलगानी कहा गया। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने 2000 तुर्क सैनिकों को दोआब क्षेत्र में बसा दिया। इससे दोआब क्षेत्र में बार बार होने वाले विद्रोहों पर रोक लगी और वहाँ के संसाधनों का उपयोग राज्य के लिए किया जाने लगा। इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली में भी सुधार किया। वह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसने चांदी का टंका जो लगभग 175 ग्रेन का था तथा तांबे का जीतल चलाया। सल्तनत कालीन ये सिक्के शताब्दियों तक भारतीय मुद्रा प्रणाली के आधार बने रहे। उसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। वह कला और साहित्य का संरक्षक था। उसके दरबार में मिन्हाज उस सिराज मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण मिला था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा आरंभ किए गए कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को उसी ने पूरा करवाया। भारत में संभवतः पहला मकबरा बनाने का श्रेय उसी को दिया जाता है। डॉक्टर K.A. निजामी ने लिखा है कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के विषय में सिर्फ विचार किया था। इल्तुतमिश ने उसे एक निश्चित आकार, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक व्यवस्थित शासक वर्ग प्रदान किया। उसने गोरी द्वारा विजित प्रदेशों के कमजोर समूह को एक संगठित राज्य में परिवर्तित कर दिया। अतः यह कहना उचित है कि इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। थैंक यू।